हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ज़्यादातर न्यूज़ जो है आज के न्यूज़पेपर में, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यूएस विजिट हुआ है और उन्होंने जो यूएस कांग्रेस को जॉइंटली एड्रेस किया है, उसके रिलेटेड है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, विस्तृत विवरण के साथ। ठीक है, देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रोफाउंड आईएएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जो हमारे जो कोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई, ध्यान रखिएगा, ये 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। अगर बच्चों को इनरोल करना है तो ये बेस्ट टाइम है। इसमें हम लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। इसमें 1 ईयर कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट कवरेज प्रीलिम्स एंड मेंस का मिलेगा, क्वालिटी आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है आपका बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, कंप्लीट गाइडेंस है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा सिमिलरली 5 जून से ही यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-5 स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कवरेज पेपर 1, 2 का मिलेगा, मैपिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, आंसर राइटिंग के साथ पूरी तरीके से। इसी प्रकार मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है 5 जुलाई से ही। ठीक है, इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, आंसर राइटिंग, सब कुछ है इसमें। ठीक है, ये तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नीचे आप जाकर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस का ऐप का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको क्लिक करके अपना जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज के एडिटोरियल की बात करें। देखिए, इनके जो ऑथर हैं फैजान मुस्तफ़ा, पर्सनली मैं इनका जो एडिटोरियल होता है मैं उसे ज़रूर पढ़ता हूँ। इनके कहीं पर भी आर्टिकल आता है ज़रूर पढ़ता हूँ। काफ़ी आपको जो है वो डीपर इंसाइट मिलेगा। हालांकि इस एडिटोरियल को जॉइंटली लिखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल है। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, और इस एडिटोरियल में जो बातें कही गई वो भी मैं बताऊँगा। कुछ बातें इस एडिटोरियल में बहुत बढ़िया हैं, बहुत डिटेल से बताया गया है। कुछ बातें बहुत जनरल वे में बता दिया गया है, जिसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपका भी कुछ थॉट प्रोसेस है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, चूँकि ये सेंसिटिव टॉपिक होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीजन से रिलेटेड रहता है कई बार, तो काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल नहीं होना है, केवल फैक्ट पे स्टिक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, एक मिनट, देखिए, इन्होंने बोला है कि जो अभी जो फाइनेंस कमीशन कह रहा हूँ मैं, लॉ कमीशन बैठी है, उन्होंने ये कहा है कि आप फिर से जो है देखिए कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जा सकता है। जो फ्रेश इनपुट्स लेने की बात हुई है, तो इस एडिटोरियल में कहा गया है कि भाई इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन ने फ्रेश इनपुट्स मांगा था और लास्ट में ये कहा था कि फाइनेंस कमीशन अभी एडवाइजेबल नहीं है, डिज़ायरेबल भी नहीं, नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय दी लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन ने क्या कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी के टाइम में नीदर नेसेसरी है ना ही डिज़ायरेबल है। लेकिन पिछले रिपोर्ट आने के बावजूद जो करंट लॉ कमीशन है, उन्होंने ये कहा है कि मुझे फ्रेश इनपुट्स चाहिए। ये क्या करेगा, पॉट को बॉयल करके रखेगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है। मैंने पहले भी इस पर बहुत बातें कह रखा है कि 2024 में इलेक्शन होना है, और ऐसे जो फ्रेश इनपुट्स होते हैं ये एक नए डिबेट को जन्म देता है। और ये डिबेट जो होता है, इनके दो पॉजिटिव भी एस्पेक्ट है, निगेटिव। पॉजिटिव है कि लोग आपस में बात करते हैं, निगेटिव ये है कि सर जी कम्युनल टेंडेंसीज बढ़ता है, जिसके वजह से आपको क्या होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में पोलराइजेशन बढ़ता है, और इसके वजह से जो है जो मेजोरिटेरियन इंटरेस्ट है और मेजॉरिटी पार्टीज़ जो हैं, ऐसी कोई पार्टी जो मेजोरिटेरियन इंटरेस्ट पुल आउट कर रही है, उनको फ़ायदा मिलता है इलेक्टोरल के लिए।
मतलब इलेक्शंस में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये बात इन्होंने कहा है। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली रिवाइवल्ड इशू है जिसको फिर से उठा दिया गया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे पीसमिल मैनर में करना चाहिए, यानी फ्रैक्शनल वे में करना चाहिए। उसे पूरी तरीके से मतलब पूरा जो रिफॉर्म करके आप चाहते हो कि एक लॉ ले आएँ, वो नहीं पॉसिबल है। इसे पीसमिल तरीके से टुकड़े टुकड़ों में ये जो है आप जो कर सकते हो वो करने की ज़रूरत है, और वही आर्टिकल 44 का स्पिरिट है और एसेंस है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 का पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 44 है जो ये कहता है कि स्टेट कुछ एस्पायर करना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि पीसफुल मैनर में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिन्हें नहीं पता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए लॉज 2 तरह के होते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, जो लॉज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिमिनल लॉज, ठीक। इसमें क्या होता है, स्टेट एक पार्टी होती है ना। अगर मान लीजिए आपने चोरी किया, तो आपने किसी और का चोरी किया, मान लीजिए बी पार्टी ने ए पार्टी का चोरी किया कोई भी चीज़, तो ए तो है ही उसमें पार्टी, बी भी एक पार्टी, और स्टेट एक थर्ड पार्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चोरी ना हो। तो ऐसे लॉज जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉज हो जाते हैं, जिसमें स्टेट अपने आप एक पार्टी बन जाता है। दूसरा है आपका सिविल लॉज। सिविल लॉज क्या होते हैं कि जहाँ पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर होता है। सिविल लॉज में भी एक लॉ होता है फैमिली लॉज या पर्सनल लॉज, इसको पर्सनल लॉज कहते हैं। इसमें आता है मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन। समझ में आ गया? तो देखिए बाकी सारे लॉज अभी के डेट में जो है यूनिफॉर्म कर दिए गए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब पर इक्वली अप्लाई होगा। लेकिन पर्सनल लॉज अभी यूनिफॉर्म नहीं है। हिंदू का अपना हिंदू पर्सनल लॉ है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ है और क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है, सबका अपना अपना अलग पर्सनल लॉ है। तो इस पर यूनिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जुडिशरी को कई बार दिक्कतें होती हैं। और कई सारे लॉज ऐसे भी हैं जो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। इन्होंने कहा है कि इन क्लॉज को हमें हटाना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड लॉज हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ कमीशन ने कहा है फ्रेश इनपुट मांगने के लिए, वो ये चाहते हैं कि फैमिली लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यानी कि अक्रॉस द रिलीजन जो है एक यूनिफॉर्म लॉज नजर आए। अब सवाल उठता है कि क्या एक लॉ होना चाहिए या सभी लॉज, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, उनमें सारे डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हटा दिए जाए और इंडिविजुअल लॉज को फुलफिल करने दिया जाए? किस टाइप का मॉडल आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब ये डिबेट है, इसके लिए किसी और दिन, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा 100 डेज कोर्स और मेरे पॉलिटी के कोर्सेज हैं, आप उसमें जाकर उसको अवेल कर सकते हैं, जो मेंस और फाउंडेशन कोर्सेज हैं। उसमें मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ आपको बहुत डिटेल से, ठीक है। फिलहाल अभी हमें एडिटोरियल पे स्टिक करते हैं, ठीक। अब इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि पीसफुल मैनर में करिए। पीसमिल मैनर, पीसमिल मतलब टुकड़े टुकड़ों में। हिंदू के जो लॉज हैं, अब हिंदू का तो अपने आप ही कोड लॉ हो चुका है ना, हिंदू कोड बिल जिसे कहते हैं, वो अपना कोडिफाई हो चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी कोडिफाई नहीं हुआ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ कोडिफाई नहीं हुआ। तो अब इनके कोडिफिकेशन करिए, इनके अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन से हटाइए, है ना, और फिर कोडिफाई कर दीजिए। या तो एक लॉ बना दीजिए या डिफरेंट लॉज। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट लॉज होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हटा देने चाहिए, ये बताने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आर्टिकल 44 का यही एसेंस है, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या बोला जाता है। अब इन्होंने बोला ऑटोनॉमी वर्सेस अथॉरिटी। ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस अथॉरिटी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या कि देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 3 में है, उसमें आर्टिकल 25 है, ठीक है, और आर्टिकल 29 भी है। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की पूरी स्वतंत्रता है, अपने कंसाइंस को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट कल्चर है तो हमें उसे फॉलो करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। जब हमारे आर्टिकल में ये सारे प्रोविजन है, इसका मतलब हमारे कल्चर को कंजर्व करने के लिए हमें हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इन प्रोविजंस को हमें ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं कल्चरल ऑटोनॉमी की बात करता है।
अब अगर एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उसमें हम लोग एक पर्सनल लॉ की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि अगर हम एक पर्सनल लॉ या यूनिफाइड लॉ बनाने की अगर कोशिश भी करेंगे तो क्या कल्चरल ऑटोनॉमी मेंटेन होगा, या स्टेट एक ऐसी अथॉरिटी है जो ये लॉ बना सकता है? सिर्फ अथॉरिटी प्रिवेल करना चाहिए, कल्चरल ऑटोनॉमी प्रिवेल करना चाहिए? यही इन्होंने बताने की आपको कोशिश किया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ बातें और भी करी हैं। इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू जैसे मान लीजिए एक हिंदू की शादी एक हिंदू से होता है तो इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक हिंदू की शादी एक मुस्लिम से होता है तो उसे जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लिया जाएगा। या अगर कोई दो हिंदू भी शादी करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट से तो वो भी कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग धीमे धीमे मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जो लॉ ऑफ जिहाद को रोकने के लिए किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं इसी तरह के लॉस के अगेंस्ट, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। तो ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन जो इन्होंने आपके सामने रखा। अब देखिए क्या बात कह रहे हैं ये, जिस पर मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि कुछ रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे केरला में ने हिंदू ज्वाइंट फैमिली लॉ हटा दिया। सिमिलरली मुस्लिम मैरिज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसके अलावा इन्होंने बोला है क्या कि असम, मतलब कि एडॉप्शन लॉ परमिसेबल कर दिया गया है कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए। तो कह रहे कुछ रीजनल डिफरेंसेस भी हैं आपके डिफरेंट फैमिली लॉज में। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये सब क्या है, ये धीमे धीमे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ही ले जा रहा है। कुछ रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, कुछ लॉस को मानती है, कुछ लॉस को नहीं मानती है, ये बात हम मान रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्टिकल में थोड़ा सा जो है मुझे इससे थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोला गया, इन्होंने बोला एट प्रेजेंट नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट इवन हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख, पारसीज एंड जूज आर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉज। 100% करेक्ट सर, आई टोटली अग्री विथ यू, समझ में आ गया। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ही नहीं, देखिए क्या है ना, मुस्लिम्स का हिंदू पर्सनल लॉ है, सॉरी माफ करिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो 1939 को बनाया गया था, 1939 में, समझ में आ गया आपको। अब वो बनाया नहीं गया था, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने क्या किया कि कुछ मुस्लिम क्लर्जी को पकड़ा, उनके लॉ, उनके इंटरप्रिटेशन के आधार पर उन्होंने क्या किया, एकदम जो सरिया के लॉज हैं वो लॉज के बेसिस पर कोडिफाई करके 1939 में जो लॉ है उस लॉ, मतलब सरिया लॉ जो है उसी को जो है इन्होंने कह दिया कि भाई ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ। एक्चुअली आप उस लॉ को पढ़िएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो 2 ही पेज का लॉ है, समझ में आ गया। तो बेसिकली उसमें ये कहा गया कि जो सरिया लॉ कहता है वही मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही ऐसे नहीं है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर चल रहे हैं, इवन हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जूज, ये सभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। अब फिर ये बोलते हैं, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर हिंदू कोड भी लाया था, उसमें हिंदू पर मैरिज एक्ट है, तो वो क्या है? तो उन्होंने क्या बोला है इसमें, इन्होंने क्या लॉजिक दिया है कि ये जो हिंदू पर्सनल लॉ जो आए हुए हैं, जिनको आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोडिफाई कर रखा है 1955 में, उसमें भी कुछ ऐसे प्रोविजन है, जैसे कि इन्होंने बोला है सप्तपदी मतलब 7 फेरे लेना, फिर उन्होंने बोला है दत्त, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने सपिंड रिलेशनशिप, सपिंड विवाह, मतलब कि हम मदर और फादर की तरफ से 5-5 जनरेशन देखते हैं शादी करने के लिए। इसके अलावा एडॉप्शन के लॉज, समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि सारे लॉज जो हैं वो हिंदू पर्सनल लॉ के आधार पे ही हैं। इन्होंने कहा कि ये जितने भी लॉज आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। आई टोटली अग्री विद दिस कि भाई हिंदू मैरिज लॉ में या हिंदू मैरिज एक्ट में जो बातें लिखी गई उन पे मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है वो मनुस्मृति से या हिंदू स्क्रिप्चर से लिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, अब ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये बोल रहे हैं, सरप्राइजिंगली व्हेन 2 हिंदूज मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो कंटिन्यू टू बी गवर्न अंडर द हिंदू पर्सनल लॉ। ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू पर्सनल लॉ से अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2 हिंदू शादी करते हैं तो वो हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर अपने सारे के सारे जो मैरिज के प्रोविजन है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उसी एक्ट के तहत आएंगे। ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि इवन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर 2 हिंदू शादी करते हैं, समझ में आ गया, तो वो चाहे तो जो हिंदू पर्सनल लॉ है
उसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा लेकिन अगर दो मुस्लिम शादी करते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, समझ में आ रहा है, थोड़ा अंतर है, ये इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इन्होंने बोला है क्या, ये ध्यान सुनिएगा, इसके बाद इन्होंने बोला अगर कोई हिंदुइज्म छोड़ दे और वो मुस्लिम अडॉप्ट कर ले, इस्लाम अडॉप्ट कर ले या क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले, तब भी वो हिंदू पर्सनल लॉ को ही के लिए बाध्य होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रोविजन सारी बातें सही बताई गई हैं। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि वो हिंदू था और वो मुस्लिम बन गया, तो अब वो पॉलीगमी प्रैक्टिस करेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ में पॉलीगमी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो अभी भी इवन दो वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है, अभी भी उसे हिंदू पर्सनल लॉ को मानना पड़ेगा। अब देखिए ये 100% बात सही है, इन्होंने इनकी सारी बातें सही है, बस एक बात गड़बड़ है। ये कह रहे हैं क्या कि हिंदू पर्सनल लॉ जो है, मतलब अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो उसे हिंदू पर्सनल लॉ को मानना पड़ेगा। वो मान सकता है, वो इसलिए मान सकता है क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो कोडिफाइड है। कोडिफाइड होने का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं उसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूड कर दिया है। समझ में आ रहा है? उसमें सारे के सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है जो विमेन के अगेंस्ट इनजस्टिस क्रिएट करते हैं उन्होंने हटा दिया है। हाँ, उसके बाद हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली उसको जो है इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कोडिफाइड लॉ है, उसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। जहां तक बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, उसमें अभी भी ऐसे कई सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, नॉट इवन मुस्लिम, कई सारे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि अभी भी डिस्क्रिमिनेटरी हैं। समझ में आ रहा है? तो चूंकि वो अभी कोडिफाइड नहीं हुआ है इसीलिए उसमें वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस नहीं हटे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये आर्गुमेंट देना कि अगर कोई दो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो उन्हें हिंदू पर्सनल लॉ मानना पड़ेगा, बल्कि दो मुस्लिम्स अगर हिंदू या मुस्लिम दो मुस्लिम्स अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट मानना पड़ेगा। यह गलत एनालॉजी है, इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। अगर दो हिंदू अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो वो हिंदू पर्सनल लॉ मान सकते हैं। उसका कारण यह है कि ये हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड है, जिस प्रकार स्पेशल मैरिज एक्ट कोडिफाइड है। लेकिन अगर दो मुस्लिम्स शादी करते हैं तो मुस्लिम पर्सन अगर मान लीजिए वो दो मुस्लिम्स अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है। तो दोनों एनालॉजी या दोनों को एक मानना ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये बात 100% सही है कि जो हिंदू पर्सनल लॉ बने हुए हैं वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर बने हुए हैं, लेकिन उनमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हटा दिए गए हैं। सिमिलरली अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ या जूस पर्सनल लॉ बनना है तो उनके जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है वो हटा दिए जाएं। समझ में आ रहा? और वो चले कुरान और हदीस के बेसिस पर ही, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और ये आर्टिकल ही आगे जाकर ये बात कहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इनकी ये बात जो इन्होंने कंपैरिजन किया है ना, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में अंतर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ में अंतर है। दोनों पर्सनल लॉज पे चल रहे हैं, लेकिन एक में डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन हटा दिए गए, दूसरे में डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन अभी नहीं हटे हैं। समझ में आ रहा है? जो जुडिशरी धीमे धीमे हटा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए ये एनालॉजी ठीक नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो इंडिया में जितने भी, देखो इंडिया में अगर बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशनिस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल एसिमिलेशन की बात कही गई, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है। समझ में आ रहा है? ये इन्होंने पहली बात बोली है इनके सामने, ये सारी बातें इन्होंने बताया। इन्होंने बोला है कि यूनिटी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है दैन यूनिफॉर्मिटी। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट हैं, एथनिक डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ये सारी बातें इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा कि हमें हर तरीके से कल्चरल ऑटोनॉमी को डिफेंड करना चाहिए, तो सो दैट इंडियन मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म हो। समझ में आ रहा है? इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब ऐसा है कि इन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स टू मेजर अप्रोचेस विद रिस्पेक्ट टू द एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेथड हैं
जिससे डिफरेंसेस, जो डाइवर्सिटी है, इसको एकोमोडेट करने की बात की गई है। एक बोला इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड मल्टीकल्चरलिज्म है। बोला कि अफर्मेटिव एक्शन जो लिया जा रहा है वो लार्जली देखा जाता है कि वो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है। अगर मान लीजिए कोई वीक है तो उसको अगर आपने ऊपर उठाने की कोशिश किया विद अफर्मेटिव एक्शन तो वो इंटीग्रेशनिस्ट है, वो आप कहीं ना कहीं यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन फिर अगेन ये बोल रहे हैं क्या कि अगर स्टेट किसी भी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी माइनॉरिटी को तो फिर उसे अपीजमेंट क्यों कहा जाता है? समझ में आ रहा है? ये इन्होंने कहा है कि अक्सर लोग अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी के नाम पर उसको जो है बात को दबा देते हैं, ये चीज ध्यान देने की बात की गई है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्ट से अलग है। देखो ये अपनी बात को मतलब बार बार कह रहे हैं कि देखिए आपको मल्टीलिंग्विज्म, मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी एथनिसिटी मेंटेन करनी होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू कल्चरल कंजर्वेशन है। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई जर्मनी और ये वेस्ट वाला सेकुलरिज्म नहीं है जिसमें हम लोग एकदम स्टेट को बिल्कुल अलग कर देते हैं रिलीजन से। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है इक्वल डिस्टेंसिंग विथ और रिलीजन है, क्योंकि जरूरी है, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए इस टाइप का सेकुलरिज्म हमारे यहाँ दिया गया है। ठीक, अब देखिए इन्होंने यहां तक तो बात कर दी, उसके बाद मुझे ना इसका यह आर्टिकल बहुत अच्छा लगता है, यहां से लेके इस जगह तक पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि इसको जरूर पढ़िए और इसको कोट किया जा सकता है। देखिए क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि मुस्लिम कम्युनिटी टू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इस्लाम आर नॉट वन एंड द सेम। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी हम देखिए मैं कोई कम्युनल बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने, मैं वही बात कर रहा हूं जो फैक्ट है। समझ में आ रहा है? और इस एडिटोरियल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं अच्छी तरीके से। समझ में आ गया आपको? यकीन मानिए सर जी, मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूं मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बातें हट गई हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की इतनी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1939 में मुस्लिम पर्सनल लॉ आया, समझ में, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आया इसके अंदर। इवन हिंदू कोड बिल आ चुका है, हिंदू में अमेंडमेंट आ चुके हैं हिंदू कोड बिल में, तो और बहुत सारी रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सिमिलरली माइनॉरिटीज कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो अपने अंदर वो चेंज लाएं। अच्छा, अक्सर जब ये चेंज की बात की जाती है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी और डिफरेंट रिलीजन के लोग ये समझने लग जाते हैं कि दे आर इंटरफेयरिंग टू देयर कल्चर। वो क्या करते हैं कि वो अपने पर्सनल लॉ को रिलीजन से जोड़ने लग जाते हैं कि मेरा पर्सनल लॉ मतलब मेरा रिलीजन, मतलब कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही बात ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी टू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इस्लाम आर नॉट वन एंड द सेम। इन्होंने बोला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लाम एक नहीं है, दोनों को एक मत तौलिए। इन्होंने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इज अ जुरिस्ट गिवन लॉ एंड नॉट द इंटायरली डिवाइन। ये कह रहे भाई जुरिस्ट ने इस लॉ को दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने दिया है या अल्लाह ने दिया है। उन्होंने बोला क्या कि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने बोला कि ये लॉ जो है वो एंग्लो मोहम्मडन लॉ है। इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, कुछ क्लर्जी क्लास को पकड़ा और बोला कि भाई आप अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर आप जो हैं अपने लॉज को, जो कुरान और अदर स्क्रिप्चर्स को देखकर आप मुझे बताइए। तो उस समय के जो क्लर्जी क्लास ने अपने पर्सनल लॉज के आधार पर अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर उन्होंने कुछ लॉज बनाए जिसे ब्रिटिश ने कोडिफाई किया और लास्ट में क्या कर दिया, उसको हिंदू पर्सनल लॉ बना दिया। तो ये बताना की कोशिश क्या करना है कि जब 1939 में दे वर रेडी फॉर द चेंज, तो व्हाई नॉट नाउ। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, एंग्लो मोहम्मडन लॉ दैट वाज डिराइव्ड इन सर्टेन मैटर्स फ्रॉम द erroneously translated secondary sources rather than the Quran and Sunnah of the Prophet। कहा भाई इन्होंने कुछ सेकेंडरी टर्सरी सोर्सेज पकड़ लिए और उसके बेसिस पर अपने फॉल्स इंटरप्रिटेशन के आधार पर वो लॉ बना दिया जो कि कुरान और सुन्ना के हिसाब से नहीं है। समझ में आ रहा है? जबकि इस्लाम में अगर आप मानते हो तो आपको कुरान को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा, कुरान पाक को। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, further brought a lot of rigidity in the MPL if MPL reforms that rely on the inter-school borrowing could be accepted by the ulema way back in 1939, and why not now? Why we people are not ready to change the discriminatory provisions? हर एक रिलीजन को चाहिए कि उनके अंदर जो पर्सनल लॉ है उसको खुद पकड़े, खुद निकाले। ये बात एकदम 100% सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होना चाहिए वो तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कम्युनिटी खुद से तैयार ना हो जाए।
समझ में आ गया कि नहीं? तो हर कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपने अंदर के जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हैं, जो जो डिफरेंसेस हैं, जो रिजिडिटीज हैं, उनको हटा के फेंकें। समझ में आ रहा है? और अपने जो करेक्ट स्क्रिप्चर के इंटरप्रिटेशन उसके आधार पर एक जनरल लॉज लाके दें। समझ में आ रहा है? तभी जाकर जो है हम आगे प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। हम टच मी नॉट के एटीट्यूड के साथ नहीं रह सकते। ये इससे क्या होगा, सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ में आ गया आपको? तो इन्होंने क्या बोला है समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने सबसे पहली बात क्या करी, पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होना चाहिए वो पीसमिल रिफॉर्म की तरह होना चाहिए। पीसमिल रिफॉर्म का क्या मतलब है? देखिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं लाऊंगा। हर रिलीजन को चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूज हो, चाहे अब हिंदू है तो सिख बुद्ध उसी में आ गए। तो इसमें क्या हुआ, मैं एज पर हिंदू कोड बिल बता रहा हूँ। हिंदू कोड बिल में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म ये हिंदू में ही आ जाते हैं। समझ में आ रहा? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही रिलीजन है सब, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो आपके रिलीजन्स हैं उनमें जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हैं उसको हटाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और जस्ट लॉ लाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैं मानता हूं कि एक लॉ इसका सोल्यूशन नहीं है। हर रिलीजन अपने अपने रिलीजन से, अब हिंदू कोड बिल तो आ चुका है तो छोड़ दीजिए उसको। इस्लाम, क्रिश्चियन एंड जूज, इन तीनों को चाहिए, समझ में आ रहा हो, अदर माइनॉरिटीज को चाहिए कि अपने रिलीजन से डिस्क्रिमिनेटरी और जितने भी जो 22 वाले क्लॉज हैं, स्टीरियोटाइपिंग जो क्रिएट करते हैं, वो हटा दें और एक जस्ट लॉ लाएं। समझ में आ रहा है? अपने अपने रिलीजन के, और इनको अपने अपने तरीके से अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चलने दें। समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सिविल कोड लाएं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ यूनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन की यूनिफॉर्मिटी आ जाए। समझ में आ रहा है? इसके बहुत कारण हैं, इसके बहुत कारण है। इसके कारण ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 29 क्लॉज 1 जैसे प्रोविजंस है जो कि रिलीजन की ऑटोनॉमी देता है और कल्चरल ऑटोनॉमी देता है, कल्चरल कंजर्वेशन एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा सर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये ध्यान रखना है ना? और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट और जैसे आपके स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये सब आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ही ले जाते हैं। तो इतना हरी नहीं है कि अब भी इम्प्लीमेंट किया जाए। समझ में आ रहा है? चलिए आप जरा क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इश्यूज in implementing it. टू 50 वर्ड्स, ठीक है, और 15 मार्क्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग द सर्कल ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट समिट। अब ये जीएस पेपर 2 इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप, इंडियन मतलब फॉर आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ऐसा है, इंडिया इजिप्ट के रिलेशनशिप में जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मतलब ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कि बहुत डीप रूटेड नहीं है। समझ में आ रहा है? हालांकि हिस्टोरिकली ये दोनों जो हैं बहुत डीप रूटेड टाइज में रहे हैं। ठीक, अब देखिए ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ना जो हिस्टोरिकली दिया जाता है, उसे आईआर में आप लिखेंगे ना सर जी मज़ा आ जाएगा। जैसे इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया, इसे आपको लिख लेना चाहिए। इन्होंने बोला कि 2750 में जो फरोह सहुरे करके एक थे,
उन्होंने शिप भेजा था लैंड ऑफ पुंत, जिसे आप पेनिनसुलर इंडिया कह सकते हैं। एक तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, दूसरा इन्होंने दिया कि जो इजिप्टियन ममीज होते हैं उनमें जो कपड़ा रैप किया जाता था उनको ढकने के लिए, और जो डाई यूज किया जाता है इंडिगो, वो दोनों इंडिया से आता था। समझ में? अब देखिए दो कंट्री के बीच में देखिए हिस्टोरिकल टाइज निकल गया है ना। अब ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉमनैलिटी क्या है। अब ये एक हिस्टोरिकल कॉमनैलिटी मिल गई। अब इन्होंने क्या बोला देखिए, फिर इन्होंने बोला कि बहुत सारे लिंक रहे हैं, जैसे कि डीकोलोनाइजेशन और नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन चल रहा है। उस समय नासर हुआ करते थे, इंडिया के नेहरू जी, दोनों में बहुत सारा रिलेशन था। इंडिया मतलब नैम में एक इजिप्ट भी एक पार्टी हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा इजिप्टियन के लोग वो बॉलीवुड के मूवीज़ बहुत देखते हैं। इसके अलावा इजिप्टियन म्यूज़िक को इंडियन लोग काफ़ी सुनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दिखाता है कि दोनों कंट्री के बीच में सॉफ्ट रिलेशनशिप भी रहा है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया का ट्रेड अरब की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, समझ में आ गया, उसके साथ मात्र $6,61 मिलियन का ही है, और डिक्लाइन हुआ है 17% ओवर द प्रीवियस ईयर्स। अक्सर आप देखते होंगे ट्रेड बढ़ता है, लेकिन यहाँ डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा बोला क्या है कि नियरली थर्ड जो है वो पेट्रोलियम रिलेटेड ट्रेड होते दो कंट्री के बीच में। इजिप्ट के अगर देखें शेयर में तो इंडिया के मतलब इंडिया का ट्रेड इजिप्ट के साथ इजिप्ट के शेयर में 6 है, लार्जेस्ट है, लेकिन इंडिया में इजिप्ट का ट्रेड का शेयर 38 है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 प्रोजेक्ट टोटलिंग 3.15 बिलियन, हाफ ऑफ द सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सिंगल कंपनी। समझ रहे हो? इसके अलावा बोलता है इजिप्ट ने 37 मिलियन दिया, भाई मिलियन में चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि भाई साहब अगर इजिप्ट में देखें तो टोटल इंडियन 5000 हैं, उनमें ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स हैं। तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत क्लोज एफिनिटी नहीं है, मतलब 5000 लोग रह रहे हैं इंडियंस इजिप्ट में। उसके बाद जो है वो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड शेयर नहीं है इंडिया का। अगर हम इजिप्ट के ट्रेड देखें तो 38th पोजीशन पे है। समझ रहे हो बातों की नहीं? हालांकि इंडिया ने कई सारे मतलब कॉन्सुलेट हैं और 9 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स है, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने विजिट किया है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत डीप रूटेड टाइज हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि आप डीप रूटेड टाइज हैं। अब क्यों जरूरी है कि आप इजिप्ट को अपना समझे, और ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी जो यूएस के समिट के बाद इजिप्ट में ही प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे, समझ में आ रहा है, विजिट करने के लिए। तो ऑफिशियल विजिट से जब जा रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस है जो इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहले हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है कि इजिप्ट जो है वो लार्ज कंट्री है, वहाँ पे 105 मिलियन पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा, यानी 10 करोड़ पॉपुलेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी की अगर बात करें तो 378 बिलियन है, समझ में आया। और ये थोड़ा पॉलिटिकली स्टेबल है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की तरह ही है। इसको अगर हम लोग बात करें इजिप्ट के इकोनॉमिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इजिप्ट को रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए, कार चाहिए, कॉर्न चाहिए, फार्मास्यूटिकल चाहिए, इन सब चीज़ों में इंडिया मदद कर सकता है इजिप्ट की। अब देखिए दोनों में इकोनॉमिक कन्वर्जेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? इसके अलावा इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है वो 49 मेगा प्रोजेक्ट चला रही है। कंस्ट्रक्शन इन न्यू कायरो बंद करने जा रहा है। $25 बिलियन का न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, $23 बिलियन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क चाहिए। इन सभी चीज़ों में इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है इजिप्ट में, तो दोनों में कन्वर्जेंस है। एट द सेम टाइम लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं इजिप्ट के साथ। दिक्कतें ये हैं कि इजिप्ट की इकोनॉमी जब भाई साहब सीरियस क्राइसिस में झेल रहा है। अगर आप देखें तो ह्यूज फाइनेंशियल इशू मतलब कि डिस्ट्रेस यहाँ पर है पेंडेमिक्स के बाद यहाँ की जो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जो मम्मीज देखने जाते हैं आप इजिप्ट में, वो भी काफ़ी डिक्लाइन किया है, समझ में आ रहा है। 3 बिलियन बेल आउट पैकेज दिया आपको गल्फ कंट्रीज ने, IMF ने भी दिया 6 मंथ एगो। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस दिए, लेकिन इनका जो गवर्नेंस इशू है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने पैकेज रोक दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इजिप्ट का जो फॉरेन डेट है वो $163 बिलियन है, जो 43% ऑफ जीडीपी है। इंडिया का 20% ऑफ जीडीपी है। अब आप सोच लीजिए कि इनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है सर, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो समिट हुआ है इंडियन समिट कायरो में, वो इन चीज़ों को देखें, इनमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ के जो मैंने आपके बताए हैं, पेट्रोलियम, कार प्रोजेक्ट का मतलब कॉर्न, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में देखें कि कहाँ पर वो एवेन्यूज़ है जहाँ पर हम लोग हिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम
हम इजिप्ट की भी मदद कर सकते हैं बहुत तरीके से, जैसे बार्टर कर सकते हैं, रूपी ट्रेडिंग किया जा सकता है, एग्जिम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से बाहर निकल सके। समझ में आ रहा है? तो ये आर्टिकल इंडो इजिप्ट रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको इसका पॉइंट टू बी नोटेड लिखा देता हूँ। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड क्या है। देखिए इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप में, इंडिया और इजिप्ट रिलेशनशिप में आप देखिए तो इजिप्ट कैसे अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, इजिप्ट कैसे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कैसे है इंडिया के लिए, हमें तो इंडिया पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो इजिप्ट एक लार्ज कंट्री है, लार्ज कंट्री है जहां 100 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक, तो मार्केट है ऑफ कोर्स, ठीक, पॉलिटिकली स्टेबल है, ठीक, इजिप्ट को चाहिए फार्मास्यूटिकल्स, इजिप्ट को चाहिए कार, कॉर्न, न्यूक्लियर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ रहे हो बातों की नहीं है? लेकिन इसके पास कुछ इश्यूज भी हैं कि ये भाई साहब फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ है। इसको आईएमएफ और गल्फ कंट्री दोनों ने पैकेज प्रोवाइड किया है, ठीक, तो हमको चाहिए कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और साथ में इनको फाइनेंशियल स्टेबल बनाने की कोशिश करें इजिप्ट को। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, डिस्कस, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिस्कस इंडिया इजिप्ट टाइज, ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्कस, ठीक है, हाउ इजिप्ट can lead India's West Asia policy, ठीक है, 250 वर्ड्स, मार्क्स, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इन्होंने बोला ब्रिजिंग द गैप। अभी आर्टिकल क्या है समझिए भाई, आपको पता है, मैंने अभी कल ही आपको इस पर बताया था, कल नहीं परसों बताया था कि जो है जेंडर गैप रिपोर्ट आया, उसमें इंडिया जो है वो 8 पोजीशन ऊपर उठा और 127 पे पहुंच गया। समझ रहे बातों की नहीं? 127 पे पहुंच गया इंडिया, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि इंडिया ने जेंडर गैप में 64% गैप भर दिया है। आइसलैंड सबसे ऊपर रहा है, 90% भी गैप भर दिया उसने। समझ में आ रहा है? अब ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, वो 4 की मार्कर्स होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, अपॉर्चुनिटीज़, इसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि थैंक्स टू दी 74th अमेंडमेंट, यानी पंचायती राज के आने पर, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि पार्लियामेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा है। केवल 15% विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, केवल 15%, ये ध्यान रखिएगा। और गजब की बात तो ये हाईएस्ट है सर, जब से तो मतलब कि ये आपका विमेन पार्टिसिपेशन का जो डेटा सामने आया है तो 15% है मात्र, ये ध्यान रखिएगा। विमेन रिजर्वेशन बिल 33% का है, वो 1996 में ही रखा गया था, अब तक पास नहीं हुआ है। समझ रहे हो बातों की नहीं? सबसे गजब की बात है कि नागालैंड में 2023 में पहली बार 2 लेजिस्लेचर्स जो हैं वुमेन लेजिस्लेचर आए हैं, यानी कि वुमेन एमएलएज आए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप सोच लीजिए सर विमेन का कितना कम पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो उनमें इंडिया का जो है वो बॉटम है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे होगा सर? ज़्यादातर तो वुमेन जो है वो केयर इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, जो अनपेड वर्क में इन्वॉल्व है। वो अनपेड वर्क में इतनी थक जाती है कि पेड वर्क में कहाँ से आ पाएंगी।
तो वही बता रहे हैं कि सर जी ये बहुत कम है। तो आप अगर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें वेमेन को, और उनको अगर ऐसा एजुकेशन दे जो उनको जॉब प्रोवाइड कर दे, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। और एक बार इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आ गया तो कंट्री एज अ होल ग्रो कर सकता है, और वो जो आपका जो रैंकिंग है इसकी वो भी काफ़ी सुधर सकता है। ये आर्टिकल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज सेज मोदी। अब ये देखिए क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का यूएस कांग्रेस में ज्वाइंट एड्रेस हुआ, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में बताया। उन्होंने कामाला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ की, उनको थैंक्स कहा, समझ में आ रहा है। इवन कई बार स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, समझ में आ रहा है। इवन कुछ क्रिटिसिज्म भी था पहले कि डेमोक्रेसी को लेकर, लेकिन वो लोग भी प्रेजेंट हुए। इसके बाद इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को जो है वो बेसिकली इंडिया को कहा कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और बहुत सारी बातें करी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खचाखच भरा हुआ था, लोगों ने सुना, और ये एक इंडिया यूएस रिलेशनशिप को काफ़ी मजबूत करता है इस टाइप के जो जॉइंट सेशंस होते हैं। सेंटर डिफेंस NFHS क्वेश्चनायर से डिसेबिलिटी डेटा वोंट चेंज फास्ट। देखिए इन्होंने क्या बोला है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 का डेटा कलेक्ट करना शुरू हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि वो बेसिकली विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड डेटा निकालते हैं, समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी डेटा को हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, तो वो हम डेटा अब इस बार ये क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं डिसेबिलिटी को लेकर। ये चीज़ ठीक नहीं है, आप मतलब एक एग्जैक्ट सर्वे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये डेटा था। जेट इंजन डील इंश्योर्स 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू हॉल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी सर बहुत गजब बात है, अभी एक जेट इंजन डील हुआ है आपका, F414 जेट इंजन हुआ है। ये लाइट एयरक्राफ्ट है, ये बेसिकली लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है LCA-MK2। अच्छा ध्यान सुनिएगा सर, ये F414 मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, इसमें हुआ ये है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिया का। बहुत कम कंपोनेंट US से आएंगे, बाकी सारा का सारा असेंबली इंडिया में होगा। ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो मेक इन इंडिया और डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया US एक्सपैंडिंग स्कोप फॉर कोऑपरेशन स्ट्रेटेजिक एरियाज। अब देखिए सर ये क्या है कि इंडिया US जो है वो रिन्यू कर रहे हैं ट्रस्ट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, समझ में आ रहा है। स्पीकिंग फॉर, इन्होंने बोला है कि जो स्ट्रेटजिक एरियाज़ हमारे होंगे, चाहे वो डिफेंस है या डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जा रही है, उसमें दो कंट्रीज़ के बीच में, आपको तो पता ही है इंडिया US जो है डिफेंस पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि स्ट्रेटजिक एरिया में कन्वर्जेंस करेंगे, डिफेंस ऑपरेशंस में भी कन्वर्जेंस करेंगे, इक्विपमेंट में भी, मैंने बताया अभी इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो दो कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटजिक एरियाज़ में भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है। एक और बात आई, FCI नॉट टू कंसीडर रिक्वेस्ट बाय स्टेट्स फॉर मोर फूड ग्रेन्स अंडर ओपन मार्केट स्कीम। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट स्कीम। देखिए क्या चक्कर होता है, आपने सुना होगा कि FCI में काफ़ी, FCI क्या है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो कि राइस, वीट, पल्स वगैरह प्रोक्योर करती है ताकि वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और जितने PDS वगैरह हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके राशन शॉप्स होते हैं ना, उसमें खाना भेजने का काम, जो राशन भेजने का काम ये FCI ही करती है। अभी इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 टन जो है वो ओपन मार्केट सेल होगा। इसका मतलब ओपन मार्केट में FCI से 100 टन का अनाज जो हो जाए वो बेचा जाएगा। अब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री आपको जो है गरीब कल्याण योजना के तहत फीड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 60 करोड़ लोग और भी तो है ना, टोटल 140 करोड़ है। तो 60 करोड़ का क्या होगा, 60 करोड़ तो भैया इन्फ्लेशन में झेल रही है ना भाई, आपका चावल और गेहूं तो महंगा हो गया है। तो अगर ओपन मार्केट सेल करेंगे तो अब मार्केट में आपका चावल और गेहूं आएगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर वो कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका और तमिलनाडु ने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि आप FCI का ग्रेन जो है आप ओपन मार्केट सेल क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपकी। इससे क्या होगा कि जो PDS शॉप्स को जो खाना है वो कम मिलेगा और जाके बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर के लिए ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। आप मुझे बताना कि ये सही मूव है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, या गलत मूव है, ठीक। Affirming US as a trusted long-term partner for tech, India sends message to China। एक्चुअली क्या है ना, सेमीकंडक्टर वगैरह, फैब वगैरह जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह सब होते हैं, वो US, UA और यूरोपियन यूनियन ने सब ने मना कर रखा है कि हम चाइना से मंगाएंगे क्योंकि वो चाइना के स्पाई ऑन इट, समझ में आ रहा है।
तो इंडिया और यूएस ने इसी पे कहा है कि हम लोग जॉइंटली कोलैबोरेट करके इस टाइप की जो डिवाइसेस हैं उसको और इस टाइप के चिप्स वगैरह हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए दरवाज़ा बंद करता है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल, स्पेशली द यूनिफॉर्म सिविल कोड 1। ठीक है, उसके अलावा इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप था और बहुत कुछ था हमारे आज के एडिटोरियल में, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये एडिटोरियल बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एट द सेम टाइम अपने दोस्तों में फैलाइए। सर जी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं आपको एडिटोरियल के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी भी 50-60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं बस। ये तो मत करो यार, बस एक बेल आइकन, बस वहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन का आपके सामने देखिए एक बटन बना होगा, उसको क्लिक करिए बस, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है आपका, और फिर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आते रहें। सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।